हेलो बच्चों, कैसे हो? और लास्ट क्लास याद है या भूल गए? याद है। आज भी हम फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो कराया था थोड़ा बीच में से कराया था, स्टार्टिंग से नहीं कराया था। रीजन उसका ये था कि मैं चाहता था आप पहले इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को समझे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को समझे, फिर हम एक एक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट ये सब डिस्कस करते हैं। राइट। मैंने आपको चैप्टर 20 से कराया। लास्ट पॉइंट जो हमने किया था वो था डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उसपे मैंने आपको स्टेटस भी याद कराया था कि पॉइंट कैसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। राइट। तो उससे आपको तीनों पॉइंट याद हो जाते थे। राइट। और खेती करने वाला बेकार इंडस्ट्री वाला अनबैलेंस इंडिया। राइट। और जो अनबैलेंसिंग थी वो रीजनल और हाँ रीजनल थी, स्टेट वाइज और सेक्टर वाइज। राइट। क्वाइट गुड। ठीक है, तो आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे, फर्स्ट चैप्टर। और अब मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ। जो चैप्टर 1 है, स्टार्टिंग यहीं से। सो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, द economy, the our structure of economy was basically dependent on agriculture. So 72% people were dependent on agriculture, or you can say the primary sector. So primary sector पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थी। राइट। बट एग्रीकल्चर जो है वो काफी बैकवर्ड थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन एग्रीकल्चर वाज क्वाइट बैकवर्ड बिकॉज अंग्रेजों ने काफी शोषण किया था एग्रीकल्चर का भी। राइट। तो वी विल डिस्कस इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन के आता है चैप्टर 1 से। दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। So, as the demographic profile, Indian agriculture on the eve of independence was not really good, right? इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास वो आता है लो प्रोडक्टिविटी। दैट इज जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पर हेक्टेयर आउटपुट है, जो आज की डेट में है उसके मुकाबले बहुत कम थी। और अभी भी देखें तो हमारी जो पर हेक्टेयर आउटपुट है या पर एकड़ आउटपुट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द अदर नेशंस। राइट। तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही बुरा हाल था। So agriculture was quite backward, and there were reason to it. Our farmers were not educated. They are using the same backward, ages old technology for cultivation. So we can write down the reasons. The reasons for low productivity. क्यों हमारी productivity इतनी low थी? The first reason we can point out was basic dependence on the backward methods of agriculture. So Indian agriculture was then dependent on the backward method, or you can say the backward technology. So Indian farmers were using the backward method for agriculture. इसमें आप लगा लीजिए कि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, ट्रैक्टर्स नहीं थे, वो हल से काम चलाते थे, मशीनें इतनी ज्यादा नहीं थी। The other main cause was irrigation. Irrigation was totally dependent on, you can say even today also dependent on the monsoon. आप देखते होंगे खबरों में इस बार मानसून अच्छा नहीं आएगा, फसलों को नुकसान होने की भारी आशंका, ऐसा आता है ना न्यूज़पेपर में। यस, न्यूज में भी आता है। सो द इरिगेशन वाज क्वाइट बैकवर्ड, or we can say lack of proper irrigation. इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी वो बहुत कम थी। कुओं से, ट्यूबवेल वगैरह उस टाइम पे नहीं होते थे, कुओं से और नदियों से पानी निकाल के या तालाबों से पानी निकाल के इरिगेशन की जाती थी। एंड देयर वर सम अदर कॉजेज लाइक सीड्स। हमारे यहाँ पे उस टाइम पे साइंटिस्ट लोग सीड्स पे इतना रिसर्च नहीं कर पा रहे थे। राइट। अभी तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी से अगर आप
एग्रीकल्चर करो तो बहुत बेनिफिशियल। एग्रीकल्चर इज नॉट अ पुअर्स मैन्स बिजनेस दीज डेज। लोग आईआईटी छोड़ के राजमा उगाते हैं और करोड़पति, माइंड इट। So because they do the agriculture with the modern techniques, agriculture is a good business, right? So these days we have seeds जिनको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। So government do lot of research in this. So poor seeds were the another cause, right? So these are some causes, like we can say ultimately the lack of technology. So this lack of technology was the main reason for the poor performance of Indian farmers. और हमारी जो आउटपुट थी वो भी काफी लो थी। अब हमारी आउटपुट अगर हम 1947 के टाइम से कंपेयर करें तो मैनी फोल्ड्स, इट हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। तो हमें रियलाइज होता है कि हाउ, ऐसा तो नहीं है कि जमीन बढ़ गई है, जमीन उतनी ही है, बट विद द अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स हो क्या गया है कि अब हम और अच्छे तरीके से खेती करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, और उससे होता क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा आती है। सो फॉर डेटा सेक, आपको पता है अगर आपको क्वेश्चन में वो कहता है एक्सप्लेन विद क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन, या वो क्वांटिटी या क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो आपको डेटा लिखना है। वो डेटा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अगर आपको कहता है कि क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करो, तो आपको वो सारा डेटा लिखना है। उसी तरह इसमें भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आप डेटा लिखो तो इट विल डेफिनेटली फेच सम एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। एंड एज आई सेड इन माय लास्ट लेक्चर कि हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम किसी भी तरह से इन सभी पॉइंट्स को अपने ब्रेन में याद रखें, बिकॉज अगर आप इसको याद रख सकते हो तभी आप मार्क्स ला सकते हो, राइट। सो अभी हमें बहुत सारे चैप्टर करने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाएंगे कि हम उसको याद कैसे रखें। लाइक बड़े इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स भी बन जाते हैं, लाइक फर्स्ट वर्ड्स को लेके वो जंबल वर्ड हम खेल लेंगे, राइट, और बहुत कुछ बना लेंगे, तो उससे काफी आसानी हो जाती है याद रखने में। क्या आपको जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसके 5 पॉइंट, जैसे यही क्वेश्चन है, ये आपको 5 नंबर में आएगा, आप इसके पांचों पॉइंट एक्सप्लेन करो, यू विल डेफिनेटली गेट 5 मार्क्स, राइट। So our level of output has increased in case of wheat 15 times and in case of rice 5 times. So ऐसा तो नहीं है कि हमारी जमीन 15 गुना ज्यादा बढ़ गई है, रादर काफी हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया, और इट इज अ डिबेटेबल इशू, ठीक है। सो राइस और वीट की जो प्रोडक्शन है, वीट के केस में 15% एंड इन केस ऑफ राइस 15 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, इट्स नॉट 15%, इट्स 15 टाइम्स, 15 गुना बढ़ गई, राइट। सो अगर मान लो उस टाइम पे हम 1 हेक्टेयर से 1 टन अनाज निकालते थे, तो अब उसी 1 हेक्टेयर से हम 15 टन अनाज निकाल रहे हैं, राइट। जमीन नहीं बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। इन केस ऑफ व्हीट इट इज 15 टाइम, इन केस ऑफ राइस इट इज 5 टाइम्स, राइट। So this is our first point. The agriculture, the main feature was the low productivity, and these are the reasons, and this is where we stand today as compared to the time of independence. The second point come to us is vulnerability. So as compared to today, at that time the agriculture was quite vulnerable. जो हमारा एग्रीकल्चर था उसके सामने काफी समस्याएं थी। मेन समस्या जो थी वो थी इरिगेशन को लेके। फसल को पानी चाहिए, बिना पानी के कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता, राइट। सो आवर एग्रीकल्चर वाज वल्नरेबल टू द मॉनसून। आज भी आप देखते हो मॉनसून नहीं आता तो फसलें खराब हो जाती हैं, और उस टाइम पे तो सोचो ट्यूबवेल भी नहीं होते थे, राइट, और कोई प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन तो थे ही नहीं। अभी तो फिर भी नहरें हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, right, but at that time the agriculture was quite vulnerable.
It was basically because of its dependence on rain. So vulnerability में we can write dependence on rain, and the second we can write no proper means of irrigation. So irrigation facilities जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी. So this is the basic cause कि जो हमारी एग्रीकल्चर की आउटपुट थी वो बहुत ही कम आ रही है. इसके अलावा भी कई सारे कॉजेज थे. दो और कॉजेज हमारे पास हैं. दैट इज द वेज. वेज मतलब समझते हो? वेज मतलब होता है झगड़ा या खींचातानी. तो उस टाइम पे झगड़ा किसके साथ था? अंग्रेजों के साथ तो था ही, बट हम लोग आपस में भी झगड़ रहे थे. क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने एक सिस्टम लागू कर दिया था, वो था जमींदारी प्रथा. राइट, वो अभी नेक्स्ट पॉइंट में भी आएगा. सो जमींदारी प्रथा क्या था कि अंग्रेज लोग जमींदारों से लगान लेते थे, या टैक्स कह लो, रेंट कह लो, वट एवर इट इज, और जमींदारों को खुली छुट्टी थी कि भाई तुम जितना चाहे लगान किसानों से वसूल करो. तो उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था. राइट, सो वी कैन राइट वेज बिटवीन owners of the soil and the tillers of the soil. So there was a war between the owners and the tillers. जो ओनर्स थे वो फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते थे. लगान मूवी देखी है? बस वही सीन है, लिख लो लगान. लगान मूवी याद आ जाएगी आपको. एंड इसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, जमींदारी प्रथा एक्सप्लेन करना है. इस पॉइंट में आपको यही बताना है कि जमींदारी प्रथा थी. जमींदारी प्रथा में सिस्टम क्या होता था कि जमींदार जो थे वो अपनी मनचाहा लगान वसूल कर सकते थे, और वो एक फिक्स लगान जो थे अंग्रेजों को देते थे. जमींदारी प्रथा. राइट, so the first 3 points, the core points come to us is the low productivity, and we should remember the causes for it. That is the backward method of agriculture, lack of irrigation, and poor seeds, lack of technology. Our wheat production has increased 15 times and our rice production has increased 5 times. Do remember when I write a data, जब भी मैं कोई डेटा लिख रहा हूं वो आगे भी कई क्वेश्चनों में यूज होगा. जैसे लो प्रोडक्टिविटी पूरा पॉइंट एक आगे भी क्वेश्चन में आएगा. राइट, तो इट इज जस्ट इंटर रिलेटेड. आपको ये नहीं है कि पूरी बुक ही याद रखनी है, आपको सिर्फ मेन चीजें याद रखनी है. योर फोकस शुड बी ऑन द मेन पॉइंट्स. राइट, सेकंड इज वल्नरेबिलिटी. For what we were vulnerable? We were vulnerable to the rain. We don't have the proper irrigation means. Then is the wedge between the owners of the soil and the tillers of the soil. जो owners थे और जो tillers थे उनके बीच में क्या था? बहुत अच्छी लड़ाई चल रही थी. ठीक है, ओनर्स जो थे वो किसानों को अच्छे से लूटते थे, और जो किसान थे वो उन बेचारों को क्या होता था? उन बेचारों को भूखमरी झेलनी पड़ती थी. राइट, कई बार क्या होता था, बारिश नहीं हुई, लगान फिर भी देना पड़ता था और फसल तो कुछ होती ही नहीं थी. सो दैट वाज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न. राइट, आप लिख लो. आप सब जितने भी ये मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना रहा हूं, इन सब के नोट्स आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. राइट, आपको ये सारा स्कैन पीडीएफ मिल जाएगा. आप अपने प्रिंटर से प्रिंट कर लो, या अभी आप नोट कर रहे हो तो इट्स ओके. राइट, वैसे मैं आपको प्रिंटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा. राइट, और हाँ, अभी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. वेबसाइट पे ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे. राइट, वी हैव 2 मोर पॉइंट्स. जैसे तो एक तो जमींदार किसानों को लूटते थे, दूसरा जो लूटने वाला काम था वो था साहूकारों का. साहूकार जानते हो क्या होता है? नहीं? शुड आई रब इट? सो 3 पॉइंट्स यू मस्ट हैव रिटन. जो साहूकार थे, साहूकार क्या होते हैं? साहूकार होते हैं जैसे आड़ती और बनिया वगैरह नहीं होते, जो किसानों को लोन देते हैं.
तो उस टाइम पे क्या होता था, जो अमीर लोग थे वो किसानों को लोन देते थे, और जो लोन होता था वो बड़ा खतरनाक किस्म का होता था। 20% ब्याज, 10% ब्याज मंथली, नॉट एनुअली, मंथली, राइट। सो किसानों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। वो उनकी जमीनों को अपने नाम लिखवा लेते थे, अंगूठा लगाते थे। किसान पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो कागज पे अंगूठा लगा देते थे। इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे नहीं पाते थे, और बाद में जमीन साहूकार अपने पास रख लेता था। Yes. हाँ, गिरवी रखते थे अपनी जमीन की। So we can write down the fourth point, that is indebtedness of the farmers. So जो इंडियन फार्मर था वो कर्ज में डूबा हुआ था। इंडियन फार्मर कर्ज में डूबा हुआ था। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, राइट। सो इंडियन फार्मर्स जो थे वो कर्ज में डूबे हुए थे, साहूकार उनसे अंगूठा लगवाता था। यू कैन राइट एक्सप्लॉयटेशन बाय द साहूकार। साहूकार कौन हो गया? मनी लेंडर, ठीक है। वो क्या करते थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के अलावा वो क्या करते थे? अंगूठा लगवा लेते थे, जमीन गिरवी रख लेते थे, और जमीन एक बार किसान के हाथ से चली जाती थी तो उसके पास और कोई तरीका ही नहीं बचता था, राइट। एंड देयर वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, इस पे इंडिया ने काफी काम भी किया बाद में। इंडिया में जो लैंड होल्डिंग है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बनी तो लैंड होल्डिंग जो है वो छोटी होती गई। लाइक एक फैमिली के पास लैंड है, उसके 4 हिस्से हो जाते हैं, तो उसके 4 टुकड़े हो गए, फिर उसके आगे 4-4 हिस्से हो जाएंगे, तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर आपके पास एक जगह पे इकट्ठी लैंड है तो आप उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। मान लो मेरे पास 1 एकड़ यहाँ है, फिर 20-25 किलोमीटर आगे जाके 1 एकड़ है, राइट। तो मैं उसका यूज कैसे करूंगा? या छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी ना, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग थी, उनमें वो ट्रैक्टर नहीं चला सकते, बहुत छोटा खेत है, बड़ा चाहिए ना। अगर सारी पूरा उसकी पूरी लैंड होल्डिंग एक जगह पे होगी तो वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा? खेती कर पाएगा। अब मान लो पानी लगाना है, जितनी जगह लैंड है उतनी जगह ट्यूबवेल लगाना पॉसिबल नहीं है ना, उतनी जगह कुआं खुदवाना भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो छोटी छोटी जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत ही बिखरी हुई थी, जो स्कैटर्ड थी, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे कंप्यूटर की ड्राइव में भी होता है फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन का एक ऑप्शन आता है, अगर आप थोड़ा टेक से भी हो तो। सो फ्रेगमेंटेशन मींस बिखरा होना। जो लैंड होल्डिंग्स थी वो क्या थी? बिखरी हुई थी। सो वी कैन राइट अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो उस टाइम पे जो लैंड होल्डिंग्स थी वो क्या थी? बिखरी हुई थी, छोटी छोटी लैंड से। इसका बेसिक वी कैन मेक अ डायग्राम। लेट्स से ये एग्रीकल्चर वाला एरिया है, ठीक है। ये लैंड एक ही है, राइट। और एक लैंड एक ही यहाँ पे, बीच में बी की लैंड है, यहाँ पे बी की लैंड है। दिस इज सी, सी, डी, डी, बी, ई, ई, एंड लेट्स से ए। सो अगर मान लो होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन का नुकसान ये है कि देखो ए अपनी जगह पे अड़ा है, ए के मान लो जो लैंड का साइज है वो सेम है। अगर ए यहां से शिफ्ट करके बी की पोजीशन में आ जाए, या ए यहां से शिफ्ट करके इस बी की पोजीशन में आ जाए, ठीक है, तो ए का लैंड एक साथ हो जाएगा और बी का लैंड भी एक साथ हो जाएगा, इससे दोनों को फायदा है, राइट। बट वो थोड़ा इंडियन फार्मर थोड़ा स्टबन है, ये हमारी पुश्तों की जमीन है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, तो इस तरह का भी थोड़ा सिस्टम हो जाता है, राइट। तो इस कारण से जो पुराने उनके विचार है उनके कारण से वो अपनी जमीन से जुड़े हुए रह गए, जिस कारण से हुआ क्या, वो अपनी जमीन को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए,
अगर यही लैंड होल्डिंग सबकी एक साथ एक जगह पे होती, then they could have done a better agriculture, right? So हमारे पास कौन कौन से मेन पॉइंट आते हैं? पहला पॉइंट, 5 ही पॉइंट याद रखने हैं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 5 पॉइंट। इंडियन एग्रीकल्चर जो था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बस 5 पॉइंट और सारा याद हो गया। पहला पॉइंट क्या था? लो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी थी काफी कम थी, और तब के मुकाबले अब वीट कितना बढ़ गया है? 15 टाइम्स, एंड राइस 5 टाइम्स। लो प्रोडक्टिविटी थी, तो लो प्रोडक्टिविटी के क्या क्या कॉजेस थे? पुराने मेथड यूज करते थे हम, बैकवर्ड मेथड्स, पुअर सीड एंड लैक ऑफ इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट? उसके बाद हमने लिखा वनरेबिलिटी। सो इंडियन जो एग्रीकल्चर था, इट इज टुडे आल्सो हाईली वनरेबल टू द रेनफॉल। कई जगह पे रेन ज्यादा हो जाती है, कई जगह पे कम हो जाती है, और उससे क्या होता है? फसलों को नुकसान होता है। उस टाइम पे क्या था? ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, राइट? तो पूरी की पूरी डिपेंडेंस रेन पे होती थी, और रेनफॉल अगर अच्छी ना हो तो किसानों को बहुत नुकसान होता था। तो ये तो दो कॉजेज हो गए। उसके बाद आता है वेज बिटवीन द टिलर्स ऑफ द सॉइल्स एंड द ओनर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स ऑफ द सॉइल क्या होगा? फार्मर्स, और द ओनर्स ऑफ द सॉइल क्या हो गए? जमींदार। सो जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की। सो जमींदारी प्रथा से क्या होता था? किसानों का हैवी एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको लगान बहुत ज्यादा देना पड़ता था, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, इनडेटनेस ऑफ द फार्मर। तो दो लोगों ने किसानों को लूटा, एक तो थे जमींदार, उसके लिए हमने पॉइंट लिखा थर्ड, वेज बिटवीन द ओनर्स एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल, और दूसरा था इनडेटनेस ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं आपके, ठीक है? तो इनडेटेड थे, इनडेटेड मतलब उनके ऊपर काफी कर्जा था। मैंने बताया साहूकार क्या करते थे? उनसे बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उनसे जमीनें गिरवी रखवा लेते थे, अनपढ़ होने के कारण उनसे अंगूठा लगवा लेते थे, और बाद में उनसे सारी जमीनें छिन जाती थी। एंड द लास्ट वाज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। जो लैंड होल्डिंग थी उसकी वो क्या थी? फ्रेगमेंटेड थी, राइट? सो पांचों पॉइंट याद हो गए। पहला लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा बताओ बताओ, दूसरा vulnerability, तीसरा wedge between the owners and the tillers, then is indebtedness, साहूकारों का exploitation, ठीक है? सॉरी, साहूकारों द्वारा exploitation, then uneconomic and fragmented land। कई बार हम आगे करेंगे, हम छोटे छोटे वो बना लेते हैं इसके। देखो, जैसे आपको पहले में लो प्रोडक्टिविटी याद रखना है, वर्ड, सिर्फ वर्ड याद रखो। एक वर्ड हमने लो प्रोडक्टिविटी याद रखा, दूसरा वल्नरेबिलिटी, तीसरा हमने याद रख लिया जमींदारी प्रथा और वेज, चौथा इनडेटनेस, और पांचवा फ्रेगमेंटेशन। सो अगर हम ये 5 पॉइंट याद रखें तो पूरा क्वेश्चन हो जाता है, राइट? आगे हम क्या करेंगे? बहुत सारे मतलब वो बना लेंगे इसके शॉर्ट फॉर्म्स, राइट? हाँ, काफी सारे इसके शॉर्ट फॉर्म बन जाएंगे। जैसे अगर आप इसके फर्स्ट मतलब उनको लो, ठीक है, तो भी बहुत कुछ बन जाएगा। बना के देखें। ये तो हमारे पास अभी 5 ही वर्ड है, ठीक है? अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि याद कैसे रखना है। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, तो हम उसमें क्या करते हैं कि वर्ड्स बना लेते हैं, जैसे LIV, सो लिव, WF या FE, ठीक है? तो लिव, लो, इस तरह से हम बहुत सारे क्या बना लेंगे? वर्ड्स बना लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, तो वो याद रखने मुश्किल हो जाता है। इसमें तो सिर्फ आपके 5 पॉइंट है। 5 मिनट आप ऐसे भी ये 5 वर्ड याद रखोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्वेश्चन खुद ब खुद याद कर लोगे। फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी, सेकंड इज vulnerability, थर्ड इज wedge between the tillers and the owners of the soil, fourth is indebtedness, that is the exploitation by the sahukar, and then fragmentation of the land, right? Easy? तो अगर आप इन 5 वर्ड्स को याद रखो, इसमें कुछ जंबल वर्ड बन नहीं रहा, वरना मैं आपको बना देता, राइट? आप ट्राई कर सकते हो। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को याद रखेंगे। ये 5 पॉइंट आपको क्लियर अच्छे से?
आगे चले। ओके, हाँ जी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वो भी काफी कुछ इससे रिलेटेड ही है, कुछ ज्यादा नहीं है अलग। सो राइट डाउन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेजों का जो रूल था हमारे ऊपर, उससे दो बड़े इंपैक्ट थे इंडिया के एग्रीकल्चर पे। पहला जो था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, हमने किया ना, जमींदारी प्रथा। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अफेक्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर। सो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम डाला वो काफी गलत था। सो द लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सिंपली जमींदार जो थे उनको बोला कि भाई तुम हमें फिक्स लगान दो और तुम्हें खुली आजादी है, तुम किसानों से जितना चाहे लगान ले सकते हो। राइट। तो इससे क्या हुआ कि जो जमींदार थे उन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही किसानों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रिटिश फ्लैग बना लेते हैं। थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से होता क्या है कि याद रहता है। राइट। सो इसमें आपको सिर्फ जमींदारी प्रथा जो था वही एक्सप्लेन करना है। जमींदारी प्रथा को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और वो प्रथा थी क्या, अगर हम कुछ डायग्राम से इसको बनाएं। लो आपके साथ आज मैं भी थोड़ी ड्राइंग कर लेता हूं। सो अंग्रेजों ने जमींदार को क्या कहा, अंग्रेजों ने जमींदार को कहा पे अस फिक्स्ड रेंट और यू कैन से टैक्स और लगान। सो अंग्रेज जो थे जमींदारों से एक फिक्स लगान लेते थे और जमींदार क्या करते थे, जमींदार फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, जमींदार जो थे वो एज मच एज दे लाइक, उनसे मन चाहा लगान वसूल करते थे। से सो वी कैन राइट दे टेक एज मच लगान एज दे लाइक। सो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसे हम भूमि कर कहते हैं और द टैक्स ऑन लैंड, दैट वाज क्वाइट बैड। वहां पे जमींदारी प्रथा चल रही थी और जो जमींदारी प्रथा है उसका सिंपल सा फैक्ट ये था कि भाई लोग, अंग्रेजों को जमींदारों ने फिक्स रेंट देना है, बट जमींदार फार्मर से जितना मन चाहे लगान वसूल कर सकते थे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर वाज बेसिकली इंपैक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, राइट। शुड आई रब इट? आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। So this was our first point. Now write down the second point. The second point was forced commercialization of agriculture. Forced commercialization of
एग्रीकल्चर। दिस इज आ सेकेंड पॉइंट। सो अंग्रेजों ने जो इंडियन फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली कहा कि भाई तुम लोग इंडिगो उगाओ। इंडिगो जानते हो, नील, एड तो देखी होगी। हाँ हाँ, मम्मी कपड़ों में डालती है, सफेद थोड़ा वो ब्लू उसमें आ जाता है, टिंच आ जाता है, हाँ थोड़ा ब्लू होता है, ब्लू कलर का हो जाता है कपड़ा उससे। राइट राइट राइट। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, एड देखिए। हाँ वही वही। तो नील कहते हैं उसे हिंदी में, और इंडिगो इन इंग्लिश। उसकी खेती होती है, और उसकी खेती से इंपैक्ट ये होता है कि वो जो जगह है वो बंजर हो जाती है एक तरह से। उसके ऊपर आप 5 साल कोई और चीज उगा नहीं पाते तरीके से, उसका लैंड पे काफी बुरा असर पड़ता है। तो अंग्रेजों को पता था कि भाई अगर इंडिया को रूल करना है तो इंडिया को इकोनॉमिकली पुअर बनाना पड़ेगा, उनको इकोनॉमिकली पहले अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अमीर लोगों पे राज करना मुश्किल है भाई, गरीब लोगों पे राज करना आसान है। तो उन्होंने क्या किया, सीधा ही जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको लालच दिया। लालच क्या दिया कि भाई तुम इंडिगो उगाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि भाई तुम इंडिगो उगाओ और हमसे पैसे लो। तो इसका एक फायदा भी हुआ। जो इंडियन फार्मिंग थी, जो पुरानी इंडियन फार्मिंग थी, दैट वाज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। जो पुराना हिंदुस्तानी किसान था वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए खेती करता था, कि अपने बाल बच्चों का पेट भर सके, इतनी ही खेती करता था। एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस नहीं लेता था। अंग्रेजों ने सिखाया कि भाई एग्रीकल्चर को तुम बिजनेस भी बना सकते हो, बट उन्होंने उसमें अपना फायदा निकाला। उन्होंने किस चीज की खेती कराई, इंडिगो की। उन्होंने सिंपली कहा कि भाई इंडिगो उगाओ, पैसे कमाओ, राइट। बट द थिंग इज दैट कि उससे हुआ क्या, ज्यादातर किसान जब इंडिगो के शिफ्ट हुए तो 5 साल आपको बताया मैंने कि उस पर खेती नहीं हो सकती, और नील तो आप खा नहीं सकते ना। इंडिया में उनके पास क्या हुआ, फूड की कमी हो गई। और अंग्रेजों का सिंपल प्लान था, वो फूड ग्रेन्स अगर नहीं होंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी और गरीबी भी बढ़ेगी। सो अंग्रेजों ने कहा इंडिगो उगाओ, पैसे कमाओ। ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। बट वी नो दैट पीपल कांट ईट इंडिगो। हम नील नहीं खा सकते भाई, और नील की जो खेती है वो हार्मफुल थी, किसके लिए, लैंड के लिए, राइट। सो अंग्रेजों ने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया किसे, इंडियन फार्मर्स को। कैसे, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर को उन्होंने कमर्शलाइज किया। कमर्शलाइज कैसे किया, कहा कि भाई तुमने इंडिगो उगाओ और पैसे कमाओ। तो जब आप इंडिगो उगा रहे हो तो आप फूड ग्रेन छोड़ रहे हो, और फूड ग्रेन की खेती अगर आप छोड़ रहे हो तो भाई साहब आप इंडिगो खा नहीं सकते, राइट। आप नील खा नहीं सकते, वो तो कपड़ों में ही डलेगा, राइट। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। तो ये तो अभी हमने एग्रीकल्चर का किया। हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखा था कि 72% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और द प्राइमरी सेक्टर, राइट। उसके बाद कौन सा सेक्टर आता है, इंडस्ट्री सेक्टर। तो अभी तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर के क्या हालात है, अब हम देखेंगे इंडस्ट्री का क्या हाल। सो दिस वुड बी अ थर्ड क्वेश्चन, that is industry on the eve of independence। इंडस्ट्री का क्या हाल था, तो इंडस्ट्री के बुरे हाल थे। इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो कोई ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। इंडस्ट्री में मेन हम जो फेमस थे वो थे अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए। जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वाला कपड़ा था वो बाहर बहुत अच्छे पैसों में बिकता, राइट। सो वी कैन राइट डाउन अ फर्स्ट पॉइंट इन इट। सो थर्ड के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो आ जाएगा ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्री,
और पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट जो था वो बहुत फेमस था, और हैंडीक्राफ्ट से क्या था, पूरी मतलब वो डिपेंडेंट थी। इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो, सॉरी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो इंडस्ट्री थी बेसिकली, वो किस पे डिपेंडेंट थी, इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट पे। तो हैंडीक्राफ्ट हमारा कपड़ा विदेशों में जाता था, हाथ से किया हुआ काम की जो था वो काफी डिमांड में था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सिंपल उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि भाई अमीरों पे राज करना मुश्किल है, गरीबों पे राज करना आसान है। तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को भी काफी नीचे ले गए, वो हैंडीक्राफ्ट को भी काफी नीचे ले गए। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। इस पे आपको अलग से क्वेश्चन आएगा, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो आई हैव रिटन डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। सो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो टैरिफ पॉलिसी थी, उनकी टैक्स लगाने की पॉलिसी थी, उसमें बड़ा भेदभाव किया। उन्होंने इंडियन कपड़े पे और इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, जिससे क्या हुआ कि वो कपड़ा महंगा हो गया। और जब वो कपड़ा महंगा हो जाएगा तो आपको पता है, अगर कोई भी चीज महंगी हो जाए तो उसकी डिमांड गिर जाती है, राइट। सो वी कैन राइट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अगर आपको टैरिफ नहीं समझ आ रहा तो आप टैक्स पॉलिसी भी लिख सकते हो। और डिस्क्रिमिनेशन आपने सुना है, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या हुआ, भेदभाव। काफी भेदभाव था, राइट। सो डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी, काफी भेदभाव था इंडियन जो मतलब इंडस्ट्री थे उनके साथ, काफी भेदभाव होता था। दे पुट एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। सो जो भी भारतीय प्रोडक्ट थे उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता था। वो सस्ता रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदते थे, ठीक है। रॉ मटेरियल जो बाहर जाता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, और बाहर से जो उनका बन के बना हुआ कपड़ा आता था उस पर भी कोई टैक्स नहीं था। बेसिक फंडा ये था कि वहां पे उनके पास अच्छी मशीनरी थी, वो क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे बड़े ही सस्ते रेट पे, और क्या करते थे, वो अपने वहां पे ले जाके या अपनी मशीनों से अच्छा कपड़ा बनाते थे, और अपना बनाया हुआ कपड़ा वो बेसिकली प्रमोट करते थे, राइट। सो दे बाय रॉ मटेरियल एंड दे बाय इट चीप। They sell and promote machine made products। जो उनका मशीन मेड प्रोडक्ट था, इंडिया में तो हैंडीक्राफ्ट था, वो अपना मशीन मेड प्रोडक्ट जो होता था उस पर काफी कम टैक्स लगाते थे और उसे अच्छे रेट पे बेचते थे, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता है, राजा लोगों को भी मतलब अपने अंडर कर लिया था कि इन्होंने, अंग्रेजों ने। जो राजा लोग थे वो, आपको पता है, अकेले अलग अलग राजा थे, सब एक साथ तो हुए नहीं। अगर एक साथ हो जाते तो अंग्रेज हमें गुलाम ही ना बना पाते। वो अलग अलग थे, उनके ऊपर अंग्रेज अपनी चलाते थे, राइट। तो जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो खत्म हो गए, अपने राजा जो थे वो खत्म हो गए। जो अपने राजा थे वो क्या करते थे, इंडियन जो मतलब अपना जो घर का बनाया हुआ कपड़ा था उसे प्रमोट करते थे। जैसे मान लो अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस का कोई राजा है, तो वो बाहर से अगर कोई सामान आता था, बाहर से मतलब
किसी और कंट्री से या किसी और राज्य से अगर सामान आता था तो वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते थे, ताकि अगर वो चाह के भी उसको उतना सस्ता ना बेच सके, जिससे उनके अपने राज्य के जो मतलब हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको नुकसान हो। राइट। तो जब प्रिंसली कोर्ट ही खत्म हो गए तो इंडियन कपड़े का प्रमोशन बंद हो गया। सो वी कैन राइट हियर कि अपने राजा अपना कपड़ा प्रमोट करते थे, और जब अपने राजा नहीं रहे जब अपने राजा नहीं रहे तो प्रमोशन बंद हो गया। राइट। सो जो इंडियन राजा थे वो इंडियन कपड़े को प्रमोट करते थे, खादी को प्रमोट करते थे। इंडिया में बेसिकली हाथ से बना हुआ कपड़ा ही चलता था, चरखा, सूत काटना। राइट, आपको सब पता ही है, तो ये चलता था। बट जब अपने राजा ही नहीं रहे तो उनको प्रमोट कौन करेगा? राइट। ठीक है, दोनों पॉइंट। आगे चलें। दैट इज डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। दोनों पॉइंट डी से हैं, याद करने में थोड़ा आसान है। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, और डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट, दैट इज द थर्ड पॉइंट। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में भी आप 5 पॉइंट इजीली लिख सकते हो। This is interesting. The C point. Competition from machine-made products. काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था इंडियन जो कपड़ा था उसको। उसका रीजन था, एक तो ब्रिटिशर्स अपने कपड़े पे बहुत कम टैक्स लगाते थे, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते थे, तो वो कपड़ा महंगा हो गया। दूसरी बात है, जो हाथ से बना हुआ कपड़ा होगा वो हमेशा महंगा होगा। हाथ से इतनी जल्दी कपड़ा नहीं बन सकता। आपको पता है हाथ से बनी हुई शॉल्स ये सब कितनी महंगी होती है। राइट। उसमें काफी लेबर लगती है, बहुत टाइम लगता है एक शॉल को बनाने के लिए। जबकि मशीनों में क्या होता है, वो जल्दी बन जाता है। तो मशीनों वाला जो कपड़ा था वो सस्ता था। सो जो मशीन मेड कपड़ा था दैट वाज ऑफ गुड क्वालिटी, थोड़ा फाइन क्वालिटी का तो होता ही है, बट लो प्राइस्ड। अब प्राइस उसका लो होने का कारण ये था कि उसके ऊपर टैक्स कम थे, और मशीनों से प्रोडक्शन करना आसान है, हाथ से प्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल है। जो हैंडमेड था दैट वाज ऑफ द पुअर क्वालिटी एज कंपेयर टू द मशीन मेड प्रोडक्ट, बट इट वाज ऑफ अ हाई प्राइस। सो इससे क्या हुआ कि इंडिया में भी लोगों ने बाहर का कपड़ा, जो अंग्रेजी कपड़ा था, उसे पॉलिस्टर वगैरह जो यूज करना शुरू कर दिया। उनका कपड़ा ज्यादा बिकने लग गया। तो इससे जो इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसको काफी नुकसान हुआ। राइट। आपने देखा भी होगा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, क्या था कि हाँ, अंग्रेजी कपड़ा और अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक और चीज इंटरेस्टिंग आई इससे, वी कैन राइट न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ये पॉइंट तो समझना बहुत आसान है। आपको पता है आज की डेट में सब फैशनेबल है। भाई पुराने जमाने में भी सब फैशनेबल थे। अब फैशनेबल कैसे थे वो? भाई वो कहते थे हम भी पैंट शर्ट पहनेंगे। जो अंग्रेज यहाँ पे आए तो वो काफी कुछ लेके आए। उन्होंने हमारे कल्चर को खत्म करके अपना कल्चर हमारे ऊपर लगा दिया। तो अब तो जितने भी इंडियंस थे वो कहते थे अब हम भी पैंट शर्ट पहनेंगे।
सो इंडियंस जो थे नॉर्मली वो क्या पहनते थे, धोती और कुर्ता। पुराने जमाने में तो ये चलता था ना, हाँ लुंगी चलता था, लुंगी धोती कुर्ता ये सब चलता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मतलब अपना कल्चर जो था वो हमें हमारे ऊपर थोपा, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। सो उससे हुआ क्या, अडॉप्शन ऑफ, यस, द वेस्टर्न कल्चर, यू कैन राइट adoption of वेस्टर्न कल्चर। सो काफी लोगों ने वेस्टर्न कल्चर जो था वो अडॉप्ट किया, राइट। उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा भाई हम भी पैंट शर्ट पहनेंगे। अब पैंट शर्ट खादी का तो नहीं होता, कोट पैंट खादी खादी का नहीं होता, राइट। तो उससे काफी मतलब इम्पैक्ट पड़ा। सो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। पहला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, दूसरा, हाँ जी दूसरा क्या था याद करो, पहला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी था, दूसरा, जी दूसरा क्या था, डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोड, जो हमारे राजा थे वो चले गए तो इंडियन कपड़े का प्रमोशन बंद हो गया। चौथा, सॉरी थर्ड, कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट, एंड द फोर्थ इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। तो जो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड था वो बेसिकली ब्रिटिश कल्चर के कारण आया, राइट। अब इसका एक और लास्ट पॉइंट है, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ई पॉइंट, रेलवे इन इंडिया। आपको पता है अंग्रेज ही थे जो इंडिया में रेलवे लेके आए, राइट। अंग्रेज जो इंडिया में रेल लेके आए, उनका जो बेसिक मेन मोटिव था इंडिया में रेल का, वो था कि वो इंडिया को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे। उनको उन्होंने इंडिया में जो रेल इंट्रोड्यूस की उसका बेसिक मोटिव था वो अपना व्यापार, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, रादर देन दे वर नॉट इंट्रोड्यूस railway in India to promote any kind of commercialization which would benefit the Indians। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए रेल इंट्रोड्यूस की इंडिया में। उसका मेन मोटिव ये था कि इंडियन अगर कॉन्टिनेंट में रेलवेज होगी तो रेलवे से वो अपना कपड़ा और अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के हर कोने में बेच सकते थे। और जब उनका कपड़ा इंडिया के हर कोने में बिकेगा तो बेसिकली इंडियन हैंडीक्राफ्ट तो खत्म ही हो जाएगा, राइट। और अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट खत्म हो जाएगा देन जो इंडियन लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और इंडिया पे राज करना अंग्रेजों के लिए आसान हो जाएगा। सो दे प्लान्ड इट क्वाइट वेल। सो रेलवे के इंट्रोडक्शन से हुआ क्या कि जो ब्रिटिश कपड़ा था वो इंडिया के हर कोने में बिकने लगा, हर कोने तक पहुंच गया। तो अगर इंडिया के हर कोने में ब्रिटिश कपड़ा पहुंच गया तो इंडियन कपड़े को काफी कंपटीशन मिला, और जिससे क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनको भारी नुकसान हुआ, राइट। तो हमारे पास बेसिकली 5 पॉइंट बन के आते हैं इसमें से। इसमें 5 ही पॉइंट है। पहला तो डी याद रखो, ठीक है। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट जैसे ही क्वेश्चन आता है, राइट, तो आपको 2 डी याद रखने हैं। पहला डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो भेदभाव की थी, वो इंडियन कपड़े पे या इंडियन प्रोडक्ट्स पे काफी टैक्स लगाते थे जबकि अपने कपड़ों पे अपने प्रोडक्ट्स पे टैक्स नहीं लगाते थे। बेसिक मोटिव ये था कि इंडिया से रॉ मटेरियल लो और फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में ही हैवी रेट पे बेचो। दूसरा डी क्या था, डिसअपेरेंस ऑफ द प्रिंसली कोड। इंडियन कपड़े को प्रमोट करने वाले जो प्रिंस थे, जो राजा लोग थे, वो खत्म हो गए। अब अगर राजा लोग नहीं रहे तो इंडिया के कपड़े का प्रमोशन
रुक गया। उसके बाद हमने किया था कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। जब मशीनी कपड़ा पहली बार इंडिया आया तो लोगों ने देखा भाई इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। होता क्या है कि अगर हैंडीक्राफ्ट वाले में तो वो होता है ना, धागा टूट गया उसको गांठ मारनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। मशीन में ये सब इंप्योरिटीज नहीं होती, राइट। तो मशीन का कपड़ा जो होता है वो थोड़ा फाइन था, और क्योंकि मशीन के कपड़े की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम होती है, उससे बहुत खतरनाक कंपटीशन मिला। कंपटीशन उसने दिया इंडियन कपड़े को। उसके बाद पॉइंट आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। आपको पता है हम इंडियंस हर चीज को कॉपी करने में तो एक्सपर्ट है ही है, राइट। तो कॉपी करने में एक्सपर्ट है, तो हमने भी कॉपी करना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई हम भी पैंट शर्ट पहनेंगे, हम धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, राइट। हम भी कोट पैंट पहनेंगे। तो कोट पैंट या पैंट शर्ट के लिए जो कपड़ा होता है वो खादी वाला कपड़ा नहीं होता जो चरखे पे बने, इट शुड बी ऑफ सम फाइन क्वालिटी। तो जो ब्रिटिश कल्चर आया इंडिया में, उससे ब्रिटिश कपड़ों को और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को और भी बढ़ावा मिला। द फाइनल पॉइंट इज रेलवे। उन्होंने रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस की सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। वो किसी और का, इंडिया का बेनिफिट नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ अपना बेनिफिट करना चाहते थे, राइट। क्लियर है पांचों पॉइंट आपको? इसके बाद छोटा एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि इंडस्ट्री, ये तो हैंडीक्राफ्ट हो गया। मेन इंडस्ट्री जो थी वो हैंडीक्राफ्ट ही थी, हैवी इंडस्ट्री वगैरह तो थी नहीं इंडिया में, उस टाइम पे नहीं थी, बहुत रेयर, राइट। सो दूसरा पॉइंट बनता है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट को अगर हम छोड़ दे बाकी इंडस्ट्री आती है, तो सेकेंड पॉइंट बनता है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ काफी ही खराब थी, देयर वाज द रीजन फॉर इट। सेकेंड पॉइंट इंडस्ट्री का, दिस इज द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इसमें एज सच आपको पॉइंट्स नहीं दे रखे, आपको बता रखा है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो भी काफी बैकवर्ड थी, ठीक है। और बैकवर्ड होने का कारण क्या था? सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड थी, बट क्यों थी? बिकॉज हम अभी भी क्या कर रहे थे, पुराने ओल्ड काफी ओल्ड आउटडेटेड टेक्निक्स यूज कर रहे थे। वी कैन राइट देयर ओल्ड एंड बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सो दुनिया हमारे मुकाबले काफी आगे पहुंच गई थी और हम अभी भी पुराने मेथड से प्रोडक्शन कर रहे थे। जो कंज्यूमरिज्म था वो इंडिया में नहीं था। दूसरा, द पब्लिक सेक्टर। आप इतना जानते हो कि पब्लिक सेक्टर जो होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है, देन वी हैव प्राइवेट सेक्टर ना पब्लिक सेक्टर। ये तो क्लियर है ना सबको? ओके। सो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी उसकी ग्रोथ जो थी वो काफी कम थी। वी कैन राइट द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ थी वो काफी कम थी। So first is the old and backward techniques that was used by the Indian industry, which led to the bleak growth of the modern industry. Then limited growth of the public sector. अभी इसके नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे, ठीक है, प्लानिंग वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसमें मैं थोड़ा पब्लिक सेक्टर अच्छे से एलैबोरेट करूंगा, राइट। अभी हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते। थर्ड, वी कैन राइट लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री चलाने के लिए बेसिकली इंडियंस के पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था, और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड थे, ना कि ना कि इंडस्ट्री में। उसके बाद हम लिख सकते हैं डी पॉइंट, लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अब हैवी इंडस्ट्री में कैपिटल गुड्स आ जाते हैं आपके। कैपिटल गुड्स भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप इसे मशीन्स लिख लो, हैवी मशीनरी। सो जो हैवी मशीनरी थी उसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। हम लोग
छोटी मोटी इंडस्ट्री चला रहे थे, बड़े लेवल की कोई इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे लाइक प्लेन्स, शिप्स, ये सब बनाने की इंडस्ट्री जो थी तब इंडिया में मौजूद नहीं थी। एंड देन देयर वाज लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है इंडिया में अभी भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्वाइट लो है, राइट। जैसे रोड, रेलवे, टेलीग्राम, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब की फैसिलिटी तब इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी भी आपको इंडिया में कई गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां पे सड़कें ही नहीं है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रोड्स, रेलवे, टेलीग्राम, और टेलीग्राफ भी होता था उस टाइम पे, राइट। ये सब चीजें जो थी वो बहुत ही कम थी। तो अगर कहीं पे भी रोड ही नहीं होगी, रेलवेज नहीं होंगे, तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? जो इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो करेगी? अगर आप अपना बनाया हुआ सामान ही इंडिया के हर कोने में नहीं भेज पा रहे, तो बेसिक फंडा है कि ग्रोथ कैसे होगी, राइट। डन। ये 5 पॉइंट हमने बनाया है बेसिकली। इसमें से सिंगल लीग ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के बेस पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आता है तो आप इसको इन 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। आगे चले, इसमें कोई डाउट? याद रखने का हम इसको कुछ बना सकते हैं। अगर आप बना लेते हो तो बना लो। देखो 4L है, ठीक है, तो सिंपल याद कर लो O L रेज टू पावर 4, राइट। सिंपल है। ओल्ड एंड बैकवर्ड टेक्निक्स, उसके बाद तो 4L ही है। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, देन लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ठीक है। सो अंग्रेजों ने जो इंडिया को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया, तो क्या अंग्रेजों ने इंडिया को कुछ दिया भी? सो इस चैप्टर से एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार आता भी है कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ। वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट है, बट इकोनॉमिक्स के एंगल से क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुए जिससे इंडिया को बेनिफिट आया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो वी कैन डिस्कस इट आउट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ British rule in India. सो इंडिया पे ब्रिटिश रूल के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुए, राइट। सो पहला पॉजिटिव इफेक्ट था, उन्होंने हमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिखाया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हम वो इंडिगो वाला पॉइंट तो पहले पढ़ ही चुके हैं, दैट वाज द फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक और पॉइंट है जो बन के सामने आता है कि इंडियन फार्मर्स जो थे पहले सिर्फ सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड फार्मिंग करते थे। कल्टीवेशन जो होता था वो सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए होता था, ना कि पैसे कमाने के लिए। वो एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस नहीं सोचते थे, एज अ सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर को यूज करते थे, राइट। तो अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि भाई खाने के लिए नहीं, लिख लेते हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए उगाओ। सो उनका बेसिक मोटिव ये था कि वो इंडिगो प्रमोट करते थे, करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि इंडियन जो फार्मिंग है वो मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाए। वो इंडिया पे रूल करने के लिए आए थे, बट अनजाने में वो एक अच्छी चीज सिखा गए। वो हमें ये सिखा गए कि भाई लोग खेती सिर्फ खाने के लिए नहीं,
आगे बेच के पैसे कमाने के लिए भी हो सकती है, राइट। ठीक है, क्लियर है। इसमें आप वो वाला पॉइंट भी लिख सकते हो जो हमने पहले डिस्कस किया था। देन इज रोडवेज एंड रेलवेज। चाहे उन्होंने रेलवे और रोड्स जो थी अपने बेनिफिट के लिए बनाई, बट उससे इंडिया को फायदा जरूर हुआ, राइट। जैसे क्रांतिकारी वगैरह भी रेल से ही ट्रेवल करते थे भाई, राइट। और ऐसा नहीं था कि इंडियंस को बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं था रेल का बेनिफिट उन्हें हुआ। और रेल से हुआ क्या, रेल से मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आई। कोई भी चीज कहीं भी पहुंच सकती थी। मान लो कहीं पे फ्लड आया, ठीक है, तो वहां पे इमरजेंसी में अगर कोई हेल्प पहुंचानी है, सप्लाईज पहुंचानी है, तो वो रेलवे से हो सकता था, राइट। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, वी कैन राइट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्रिएटेड मोबिलिटी। सो मोबिलिटी कैसे आई? फॉर एग्जाम्पल, food and supplies could be sent to flood affected area. मान लो कहीं पे क्वेक आया, फ्लड आया, तो अगर रेलवेज रोडवेज ना हो तो वहां पे हेल्प कैसे पहुंचाओगे? सो इससे क्या आया, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से क्या आया, काफी मोबिलिटी आ गई। फोर्थ पॉइंट, शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम। अंग्रेजों ने हमें मॉनेटरी सिस्टम, सिक्का या नोट चलाना जो है, वो हमने अंग्रेजों से सीखा। पहले भी सिक्के चलते थे, बट होता क्या था कि पूरे इंडिया में जो अलग अलग राजा है, हर राज्य में उनका अपना सिक्का चलता था। और पहले पुराने जमाने में तो सोने चांदी वगैरह के सिक्के होते थे, मेटल की वैल्यू होती थी, राइट। तो जो बेसिक एक यूनिट, करेंसी यूनिट जो है, वो हमें अंग्रेजों से ही मिला, राइट। तो पहले क्या होता था, एक्सचेंज सिस्टम चलता था। आई थिंक यू मस्ट नो व्हाट इज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम में एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एक और चीज हमें अंग्रेजों से आई, एक तरह से लेगेसी कह लो। हमारे इंडिया में पहले इतना कानून वगैरह नहीं होते थे, लाइक अभी तो बहुत सारे लॉज हैं, वो भी हमने ब्रिटिशर से ही कॉपी किए ठीक है। तो हमारे इंडिया में क्या होता था, वो पुराना राजों वाला सिस्टम होता था। एक राजा है, वो डिस्कस करता था प्रॉब्लम को, प्रजा में जो भी प्रॉब्लम हुई, और वो उसके बेस पे डिसीजन देता था। कोई लॉ नाम की चीज नहीं होती थी कहीं पे, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, जजेस नहीं होते थे, कोर्ट्स नहीं होते थे, न्यायपालिका नहीं होती थी। तो अंग्रेजों ने ये सिस्टम शुरू किया, जजेस का, कोर्ट का, जो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। जुडिशरी अभी भी हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो द फिफ्थ पॉइंट इज legacy of efficient system of administration. Legacy of efficient system of administration. इसमें हम लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें राज करना, शासन करना सिखाया। अंग्रेजों ने हमें शासन करना सिखाया। आपको पता है हमारा अपना संविधान भी कॉपीड है, इट इज कॉपीड फ्रॉम यूके, यूएस, राइट।
सो अंग्रेजों से हमने शासन करना सीखा, हमें पता लगा कैसे हम कानून लिख सकते हैं, कैसे संविधान लिखा जा सकता है और कैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करके एक देश को चलाया जा सकता है। जो टिपिकल लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, जजेस, कोर्ट, ये सब हमें कहां से मिले? ये सब हमने अंग्रेजों से सीखा। सो अंग्रेजों ने खैर लाख बुरा किया इंडिया के साथ, बट उसमें कुछ थोड़ी बहुत अच्छाई भी हुई। पहला, उन्होंने हमें खेती जो है वो खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, एज अ बिजनेस उसको कमर्शियलाइज किया। दूसरा, रेलवेज और रोडवेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ? मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आए, किसी भी जगह से कोई भी सामान कहीं पे पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है वो इंटर रिलेटेड है। देन बार्टर सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम से उन्होंने हमें क्या? पैसे को यूज करना सिखाया रादर देन बार्टर सिस्टम, बिकॉज इट्स easier mean for exchange, right? Then the legacy of efficient system of administration. उन्होंने हमें बताया कि भाई जज बनाओ, कानून बनाओ, right? और उससे पब्लिक पे एक कंट्रोल रखो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी रखो और राज करो। तो राज करना बेसिकली इंडियंस के उसमें नहीं था, तो इंडियंस को अंग्रेजों ने सिखाया, राइट? हमने देखा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था और बेसिकली हम मोर ओवर लेस वही सिस्टम फॉलो करते हैं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको काफी हद तक पूछा जाएगा आपके एग्जाम और टेस्ट में। व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल? फर्स्ट इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंड इज रेलवे, थर्ड जो है रेलवे रोडवे से रिलेटेड ही है और बार्टर सिस्टम की जगह पैसा आया, फिफ्थ इज अंग्रेजों ने हमें शासन करना सिखाया, राइट? ठीक है जी, इसका शॉर्टकट आप लगाओ, कुछ बन रहा है आपके पास? देखो देखो, कुछ बना सकते हो इसका? CRMSL जंबल वर्ड, तो मतलब इसमें हम कम ही खेल सकते हैं। अगर फर्स्ट लेटर को लेके कुछ बनाना चाहोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा। लेट मी ट्राई कि हम कुछ इस पे भी बना लें। फर्स्ट पॉइंट रब कर दो, ओके। इस पे कोई सेंटेंस बना लेते हैं, राइट? कमाओ रेल में कमाओ रेल में सफर करो, कमर्शियलाइजेशन। और एक तो कमर्शियलाइजेशन था, दूसरा क्या था? रेलवे एंड रोडवेज। तो कमाओ रेल में सफर करो करके अपना सामान पैसों में जज को बेचो। आपको ये रिलेट करना आना चाहिए। जज, एक काम करो, जज के सामने लिखो, जज के सामने बेचो। देखते हैं ये क्या बनता है इससे। कमाओ, कमाओ मींस कमर्शियलाइजेशन। उन्होंने हमें कमाना सिखाया। पहले हम सिर्फ क्या करते थे? सिर्फ खाने खाने की सोचते थे, पैसे कमाने की नहीं सोचते थे। तो जो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन है, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। दूसरा, रेल में सफर करो। रेल में सफर करो से आपको दोनों पॉइंट आ जाते हैं। एक तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्रिएटेड मोबिलिटी, रेलवे और रोडवेज। अपना सामान पैसों में बेचो। पैसों में बेचो का मतलब क्या हुआ? मॉनेटरी वैल्यू में बेचो, राइट? मॉनेटरी वैल्यू में बेचो। जज के सामने बेचो से आपको एडमिनिस्ट्रेशन याद आना चाहिए। So you can remember this sentence, कमाओ रेल में सफर करके अपना सामान पैसों में जज के सामने बेचो। So commercialization of agriculture, second is railway and roadways, और mobility of resources, monetary system जो हमने सीखा अंग्रेजों से, पहले बार्टर सिस्टम था। देन जज के सामने बेचे से हमें क्या याद आता है? एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे पास
अंग्रेजों से आई, राइट। हाँ, इसके नोट मैं आज ही वेबसाइट पे डाल दूंगा, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट पे सारा होगा। क्वेश्चंस भी जो टेस्ट के हैं, टेस्ट के बाद ही वेबसाइट पे होंगे, पहले डाल दूंगा फिर तो तुम लोग कॉपी कर लोगे ना, राइट। पहले नहीं डालूंगा। सो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए, राइट। इसके अलावा सारी चीजें साइट पे और फेसबुक के उस प्रोफाइल पे मैं देखता हूँ, इसके नोट्स जितने जल्दी होते डाल देता हूँ। आई होप आप लोगों ने लिखा ही है, बट इन केस कुछ छूट गया हो तो आप, मैं इसका स्क्रीनशॉट या जैसे भी होगा मैं इसको डाल दूँ, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर शुड बी रेडी। इसमें फर्स्ट चैप्टर में देखिए कितने मेन पॉइंट क्वेश्चन बने। एक तो बना डेमोग्राफिक प्रोफाइल, वो तो बहुत आसान था, बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया, तीनों पॉइंट हो गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इलिटरेसी। उसके बाद था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, उसमें क्या था, 3 पॉइंट। क्या, खेती करने वाला मतलब डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, बेकार इंडस्ट्री वाला पुअर इंडस्ट्री, अनबैलेंस इंडिया, राइट। तीनों पॉइंट उसके हो गए। फिर हमने किया एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें हमने क्या देखा, लो प्रोडक्टिविटी, वनरेबिलिटी, वेज इनडेटनेस और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, राइट। वो चीजें बड़े आराम से होगी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो गए। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो अंग्रेजों का जो पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ इंडिया पे वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा हमने लिखा था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में हमारे पास पॉइंट थे। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में क्या हुआ पॉइंट थे, एक तो डिसअपीयरेंस, एक तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, राइट। याद रखो से, अपने राजा ही नहीं रहे तो इंडियन कपड़े को प्रमोट कौन करेगा। देन उसके बाद क्या था, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स के बाद, याद करो, हम भी पैंट शर्ट पहनेंगे, दैट वाज, हाँ, हमने अंग्रेजों का कल्चर अपना लिया, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, राइट। और मशीन वाले कपड़े से बहुत कंपटीशन आया, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट क्या था, रेलवे, राइट। तो क्वाइट इजीली, इट्स नॉट टफ, आपको सिर्फ मेन पॉइंट याद रखने हैं। जो कंटेंट मैं आपको समझा रहा हूं बस आपको उसे अपने शब्दों में लिखना है, यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स। और आगे जो भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं उसमें मैं आपको टिपिकली कोई ना कोई सेंटेंस, कोई ना कोई वर्ड बना के दूंगा जिससे पूरा क्वेश्चन आप याद रख सकें, राइट। सो नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चंस भी कुछ डालूंगा मैं, राइट। ओके, टेक केयर।